साथियों नमस्ते। लर्न टू लीड से मैं संजीव गर्ग आज एक विषय लेके आया हूँ कि सिंगल पेरेंटिंग का बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। सिंगल पेरेंटिंग होती क्या है, जैसे मदर या फादर जब बच्चे को परवरिश करने लगें, पालने लगें, उसको हम सिंगल पेरेंटिंग मान के चलते हैं। और सिंगल पेरेंटिंग होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण है डेथ, जो कि हमारे हाथ में नहीं है, विधि के डेस्टिनी है, ये विधि के हाथ है। दूसरा, दोनों मदर और फादर का ब्रेकअप हो जाए और वो अलग अलग रह रहे हों, या ये भी कारण हो सकता है कि किसी प्रोफेशनल सर्विस के कारण या कोई और कारणों से वो अलग अलग रह रहे हों, तो भी सिंगल पेरेंटिंग के चांस हो जाते हैं। तीसरा कारण होता है डाइवोर्स, और चौथा कोई और कारण हो सकता है, लेकिन जनरली 3 ये कारण होते हैं जिनके कारण बच्चा या तो मदर के साथ रहता है या खाली फादर के साथ रहता है। अब जो विधि के हाथ है उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मेरा मानना यह है कि वो भगवान के हाथ है। लेकिन ब्रेकअप के कारण और जो डाइवोर्स के कारण सिंगल पेरेंटिंग होती है, आज मैं उस विषय के ऊपर आपके बीच में आया हूँ। जनरली सोसाइटी का, कोर्ट का ये मानना होता है कि मदर ज़्यादा अच्छी पेरेंटिंग कर सकती है, तो मोस्ट ऑफ द केसेस में, ब्रेकअप में और डाइवोर्स में, बच्चे की कस्टडी मदर को ज़्यादा मिलती है, फादर को भी मिलती है बट रेयर केस में मिलती है। तो इसलिए जनरली आपने ये महसूस किया होगा, सिंगल पेरेंटिंग में बच्चे मदर के साथ ज़्यादा रह रहे होते हैं। सिंगल पेरेंटिंग आसान काम नहीं है, बहुत चैलेंजिंग है। इसका सबसे बड़ा चैलेंज आता है सोशल आइसोलेशन में। जो भी पेरेंट प्रोफेशनल लाइफ को भी कर रहा होता है, घर का भी काम कर रहा होता है, उसके पास बच्चे की और परवरिश का काम जो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसका सोशल सर्किल में आना जाना कम हो जाता है। तो एक बहुत बड़ा फ़र्क सोशल पेरेंटिंग का जो पड़ता है वो सोशल आइसोलेशन पे पड़ता है। दूसरा, ख़ास तौर से मिडिल क्लास में और ख़ास तौर से मदर के केस में, जब मदर के पास है तो फाइनेंशियल स्ट्रेस भी बढ़ जाता है, कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आती हैं, हेल्थ इश्यूज़ बहुत रेज होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं टेंशन में, स्ट्रेस में, भागा दौड़ी में बच्चे के साथ कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इश्यूज़ भी उनके साथ रेज हो जाते हैं पेरेंट के साथ। कई बार बच्चे के प्रति एक भावना आ जाती है कि कभी बड़ा होकर मुझे छोड़ ना दे या कभी ऐसा ना कर दे, तो फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी से कई बार पेरेंट ओवर पॉजेसिव हो जाता है, और इसी कारण से कई बार बच्चों के साथ उनके रिलेशन ख़राब भी हो जाते हैं। मेंटेन भी रहते हैं बट कई बार ख़राब भी हो जाते हैं। हम यहाँ पे पेरेंटिंग के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है हम उसके बारे में नहीं, ये तो सभी हम जानते हैं, सुनते हैं। अभी मैंने एक वेबिनार अटेंड किया था, और उस वेबिनार में का कुछ इसी टाइप के विषय से रिलेशन में कुछ चल रहा था। तब मैंने सोचा कि वाकई ये तो बहुत सेंसिटिव इशू है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि इस सिंगल पेरेंटिंग का बच्चों पे क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चों की साइकोलॉजी पे क्या प्रभाव पड़ता है, और वो हमारे आने वाले भविष्य हैं। आज मैं उस विषय के ऊपर मुख्यतः रूप से आपके साथ चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ, और ये बहुत सेंसिटिव इशू है। इंडिया में लगभग 1.5 करोड़ बच्चे सिंगल पेरेंटिंग में रह रहे हैं, और हर साल लगभग 32,000 बच्चे सिंगल पेरेंटिंग में ऐड होते हैं। अब मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड। जनरली ये देखा गया है कि जो बच्चे सिंगल पेरेंटिंग में रह रहे होते हैं उनकी एजुकेशन, मैं रेयर केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्शन केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जनरली उनका एकेडमिक रिकॉर्ड्स एक एवरेज होता है, बहुत ज़्यादा वो कभी आउट परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। दूसरा, जब कभी एक सबसे बड़ा कारण क्या होता है जो मैं आपके साथ यहाँ पे एक डिस्कस करूँगा, जब दोनों मदर और फादर
अलग हो जाते हैं, वो बच्चा किसी एक के साथ रह रहा होता है, तो कोर्ट से या जनरली एक ये कहा जाता है कि संडे को 6 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे आप बच्चे के साथ मिल सकते हैं। जब वो बच्चा दूसरे पेरेंट से मिलने जाता तो एक बच्चे का इंटरव्यू था, उसने ये कहा था कि 2 दिन पहले से मेरा टॉर्चर शुरू होता है। वो जिस पेरेंट के साथ रह रहा होता है तो वो उसको समझाता है कि वो तुमसे ये कहेंगे, तुम ये कहना, तुम ये चीज़ मना कर देना, ये चीज़ हाँ कर देना। वो एक छोटा सा बच्चा जो 5 साल से लेकर 15 साल के बीच का जनरली होता है, उसको ये कहा समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जब वो उसके बाद वापसी आता है उससे मिलने के बाद, तो 2 दिन तक उससे उसका इंट्रोगेशन होता है। उन्होंने क्या कहा, तुमने क्या कहा, उन्होंने क्या करा, तुमने क्या कहा। तो इस तरह से वो बच्चा इमोशनली टॉर्चर होता है और उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद मैं अधूरा हूँ। और ये भी आप अगर मान के चलें, सिंगल पेरेंटिंग में एक साइड का जो पेरेंट की साइड है, उसकी जो लव है, उसकी जो गाइडेंस है, वो ख़त्म हो जाती है। ख़ासतौर से दादा दादी, ख़ासतौर से नाना नानी, उनकी तो कोई गलती नहीं होती है, पर उन्हें वो बच्चों का प्यार नहीं मिलता। बच्चों को दादा दादी, नाना नानी का प्यार नहीं मिलता, चाचा चाची, मामा मामी, उनका प्यार ही नहीं मिल पाता। वो जानते ही नहीं उस चीज़ को। और देखिए, ये बात तो वो लोग समझ सकते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ रहे, मदर फादर के साथ रहे। कुछ चीज़ें हमने अपनी माँ से सीखी, कुछ चीज़ें हमने अपने फादर से सीखी। जब बच्चा एक पेरेंट के साथ रह रहा होगा तो किसी एक पेरेंट का प्यार और गाइडेंस वो मिस करेगा। हमें भी आज भी अगर जब घर में हम देखते हैं फादर से कोई काम कराना होता है तो लोग जनरली अपनी मदर को कहते हैं कि मम्मी पापा से कह के मेरा ये काम करवा देना। और जब है ही घर में मदर या फादर तो डायरेक्ट इंटरेक्शन हो गई, तो गाइडेंस, प्यार एक साइड का पूरा ख़त्म हो जाता है। ऐसे में बच्चा कई बार इंट्रोवर्टेड हो जाता है, अपने बारे में ही सोचता है, अपने आप में मस्त रहना शुरू कर देता है, अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी डाउन होता है। जब बच्चा स्कूल जाता है, अपने सोशल सर्कल में जाता है, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स महसूस करता है। कई बार बच्चा जेंडर बायस्ड हो जाता है और घृणा करने लगता है। एक आपको इंसिडेंट बताता हूँ। एक स्कूल के फंक्शन हुआ, वहाँ पे एक मुख्य अतिथि आए, उन्होंने एक बच्चे का परफॉर्मेंस देखा, बड़े खुश हुए। उसको उन्होंने प्रिंसिपल रूम में बुलाया। जब फंक्शन ख़त्म हो गया तो उससे कहा, बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो और आपकी मदर का क्या नाम है? उसने बड़े खुश होकर बताया, मेरी मदर का नाम ये है। और उसने पूछा, आपके फादर का क्या नाम है? आप बिलीव कीजिएगा, उसका चेहरा तमतमा गया गुस्से से। तब उन्होंने भेज दिया। फिर उन्होंने बाकी पता करा तो पता ये चला कि ये सिंगल पेरेंटिंग में मदर के साथ रह रहा है और इसको कहीं ये महसूस होता है कि इसके फादर ने इसकी मदर के साथ कुछ गलत किया है। तो इस तरह की भी घृणा कई बार डेवलप हो जाती है। देखिए, कुछ कारण ऐसे होते हैं जहाँ पर एक जेंडर, मतलब मदर फादर के बीच में कोई ऐसा कारण हो सकता है कि जो बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा हो कि वो साथ ना रह पाएँ और एक दूसरे को फिजिकली या मेंटली टॉर्चर करते हों। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता है। बच्चा प्री मैच्योर हो जाता है। एक आप कभी फुर्सत हो या देखा हुआ होगा आपने, पाकिस्तानी सीरियल देखेगा, मेरे पास तुम हो। उसमें एक छोटा बच्चा है 8 साल का, वो सिंगल पेरेंटिंग में अपने फादर के साथ रह रहा है। आप उसकी मैच्योरिटी लेवल देखिएगा। ठीक है, वो एक राइटर ने लिखा, वो ठीक है, वो एक स्क्रिप्ट है, लेकिन आप उस चीज़ में उस बच्चे के भाव को समझने का प्रयास कीजिएगा कि वो बच्चा अपनी उम्र से पहले बड़ा हो जाता है, जवान हो जाता है, मैच्योर हो जाता है। देखिए, मैंने जैसे पहले बताया कि हम कई बार अपने फादर से डरते हैं। मदर के साथ रहने वाला बच्चा फादर होते नहीं है तो डिसिप्लिन इशू भी कई बार उसके साथ ये खड़ा हो जाता है। बच्चा कई बार डिप्रेशन में चला जाता है और क्योंकि घर में प्यार नहीं मिल रहा होता या उसको ऐसा महसूस हो रहा होता है कि कहीं कुछ मिस हो रहा है, ऐसे में वो बच्चा ड्रग यूज़ की तरफ भी बढ़ जाता है। और इवन ये बात शेयर करते हुए भी कर रहा हूँ मैं, ये सब डाटाज में है कि टीनेज प्रेगनेंसी भी इस तरह के बच्चों में बहुत पाई जाती है। बच्चा एरोगेंट हो जाता है, इरिटेटिंग टाइप का भी हो जाता है, इवन डिमांडिंग हो जाता है।
वो एक पेरेंट के साथ रह रहा होता है, कई बार कहता है मम्मी आप ये मुझे चीज़ नहीं दिलाओगे तो मैं पापा से कह दूंगा, पापा के साथ रहे तो कह रहा पापा आप नहीं दिलाओगे तो मम्मी से कह दूंगा। तो इस टाइप की डिमांडिंग भी कई बार रेज हो जाती है। और कई बार ऐसा बच्चा क्रिमिनल एक्टिविटी में भी घुस जाता है, जो कि बहुत ही गलत है। अब ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी डिबेट का विषय है, लेकिन मैंने बहुत संक्षिप्त रूप से आपके बीच में साइकोलॉजिकल और जो बच्चे पे प्रभाव पड़ता है वो आपके साथ शेयर करा। तो एज ए पेरेंट हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसमें मेरा मानना यह है कि हमारा डिस्प्यूट आपस में हो सकता है, मदर और फादर का, उससे बच्चे के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो जब भी वो अपने इश्यूज सेटल कर रहे हों तो बच्चे को ध्यान में रखते हुए, सेंटर में रखते हुए कि इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस चीज़ का अगर वो ध्यान रखें तो शायद कुछ चीज़ें बेहतर हो सकें, सेटल हो सकें। एक चीज़ मैंने और देखी, क्योंकि सभी के आजकल केसेस हर परिवार, सोशल सर्कल में सब सुनने में आता है। जब ब्रेकअप होता है और डाइवोर्स के लिए कोर्ट में केस फाइल होता है तो दोनों पेरेंट्स सबसे पहले उस बच्चे को पकड़ते हैं कि इसकी कस्टडी मुझे मिल जाए। और जो मैंने महसूस किया उनकी बातों में, अपने अनुभव से, उनका जो कस्टडी लेने का जो उद्देश्य होता है वो ईगोइस्टिक होता है कि हमने इसको जीत लिया, ये बच्चे की कस्टडी हमारे पास आ गई, अब इसे पता चलेगा। पेरेंटिंग कम होता है, जबकि ये होना चाहिए कि भाई मदर रखे या फादर रखे, जो बेहतर पेरेंटिंग कर पाए उसको बच्चा मिलना चाहिए। लेकिन उस टाइम में जो दिमाग में जीत चल रही होती है, वो जीत का सबसे पहला जो विक्टिम बनता है वो बेचारा छोटा बच्चा बनता है कि इसकी कस्टडी हम ले लेते हैं। अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि विषय उठाना बहुत आसान है, समस्या बताना बहुत आसान है। इसके लिए क्या उपाय होने चाहिए, ये कोई सिंपल उपाय तो है नहीं इसके लिए, बट जो मेरे दिमाग में आपके आए वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उसको शेयर करने से पहले एक बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा। भारत सरकार में महिला और बाल मंत्रालय है, ये एमपी के द्वारा ये बात उठाई गई है कि ये दोनों मंत्रालय अलग होने चाहिए। महिला मंत्रालय अलग होना चाहिए, बाल मंत्रालय अलग होना चाहिए। हमने इन दोनों को कोरिलेट करके कहीं ना कहीं इसको मैस कर रखा, मिला रखा है। इसी वजह से जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि जनरली जो मदर के प्रति एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है वो इसलिए होता है क्योंकि महिला और बाल, क्या पेरेंट फादर का नहीं होता बाल से? क्या फादर अपने बच्चे के प्रति सेंसिटिव नहीं होता है? दोनों होते हैं। और अगर कोई इर्रेस्पॉन्सिबल पेरेंट है, चाहे मदर है चाहे फादर है, वो कोई भी हो सकता है, और अगर जरा सा भी रेस्पॉन्सिबल है तो दोनों में बच्चों के, अपने बच्चे के लिए प्यार उतना ही है, उतनी ही केयर है। एक इसमें मैंने आपको बताया सजेशन मेरा सबसे पहले आता है कि ये एक डिबेट का विषय है कि सिंगल पेरेंटिंग की बजाय हम शेयर पेरेंटिंग की बात करें। कैसे होगी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर सब लोग सोचेंगे तो इस पर कुछ विचार भी किया जा सकता है कि किसी भी केस में अगर दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट है मदर और फादर के, तो वो डिस्प्यूट से बच्चा प्रभावित नहीं होना चाहिए। बनस्पत इसके कि वो सिंगल पेरेंटिंग में रहे, वो शेयर पेरेंटिंग में रहे। कैसे रहेगा ये एक डिबेट है। दूसरी बात, शादी से पहले, शादी के बाद हम अपने हुनर के लिए बहुत सारे कोर्सेज करते हैं, इवन कुकिंग कोर्स करते हैं, केक बनाना सीखते हैं, बहुत चीज़ें सीखते हैं। मेरा यहाँ पर एक मानना ये है कि ट्रेनिंग, वर्कशॉप, काउंसलिंग इस विषय पे भी होनी चाहिए कि हम अपना पार्टनर कैसा चुनें, हमारे वैवाहिक जीवन में कैसे हम एक दूसरे के साथ तालमेल बैठा सकें, और प्रॉपर पेरेंटिंग, हम अपने बच्चों का कैसे ध्यान रख सकें, इसके ऊपर भी काउंसलिंग, वर्कशॉप,
और ट्रेनिंग होनी चाहिए और हमें अटेंड करनी चाहिए। ये कोई हम इसको बड़ा ग्रांटेड लेके चलते हैं कि नहीं हो जाएगा। अगर साहब ऐसा होता कि हो रहा होता तो मेरे ख्याल से आज की तारीख में जितने डाइवोर्स केस फाइल हो रहे हैं ये इतने नहीं होते। ये बहुत गंभीर विषय है हमारी सोसाइटी के लिए जो मैंने आज आपके साथ उठाया है। कृपया इसके ऊपर बारे में अपना भी विचार रखिएगा, सोचिएगा क्या हम और बेहतर अपनी सोसाइटी में कर सकते हैं जिससे सिंगल पेरेंटिंग की बजाय हम शेयर पेरेंटिंग में आ सकें। और उससे ऊपर महत्वपूर्ण ये बात है कि हस्बैंड वाइफ में एक अच्छा तालमेल बना रहे ताकि ना वो सफ़र करें और ना ही बच्चे सफ़र करें। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने मेरे पिछले वीडियो को भी पसंद किया और आगे भी अपना स्नेह मेरे को देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।